परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो टॉपिक है वो फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउंड वेव के ऊपर आज बात करते हैं। तो साउंड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे एंड साउंड की हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे ये यूज होती है, इसके बारे में भी आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो साउंड वेव क्या होती है? ऑब्वियसली अगर आपने वेव के जो क्लास है उसको देख लिया है तो आपको पता है कि ये एक मैकेनिकल वेव है जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब क्या था कि ये पोलराइज नहीं हो सकता है और जो मीडियम है जैसे सॉलिड, लिक्विड या फिर वाटर एंड एयर, तीनों में ही ये प्रोपागेट कर सकता है। तो तीनों के अंदर से ही साउंड के वेव जा सकते हैं। ओके, और क्या जानना था कि साउंड वेव जो है वो ऑल्टरनेट हाई एंड लो प्रेशर रीजन पे जाता है जिसे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में भी हमने वेव के क्लास में बात किया था, तो इसको जाके जरूर देखिए। अभी साउंड वेव में क्या देख रहे हैं हम कि जो साउंड की वेव है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कोई भी मीडियम के थ्रू जा सकता है एंड हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से इसकी वेव जनरेशन होती है। तो मतलब ये जो वेव है वो उसी तरीके से बनता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? तो फ्रीक्वेंसी हमने ऑब्वियसली पढ़ लिया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके तीनों टाइप के होते हैं, इंफ्रासाउंड वेव, ऑडिबल वेव एंड अल्ट्रासोनिक वेव। तो इंफ्रासाउंड वेव का क्या मतलब होता है? अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रही है तो उसे इंफ्रासाउंड वेव कहा जाता है। आवर ईयर कैनॉट हियर इट, तो हमारे कान में ये साउंड नहीं आ सकता। दिस टाइप ऑफ वेव्स कैन बी जनरेटेड ओनली फ्रॉम द सोर्स ऑफ वेरी लार्ज साइज। तो अगर बहुत बड़ा, बहुत लार्ज साइज की कोई सोर्स है तो वहां से इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है ऑडिबल वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकता है। इसे ऑडियो वेव कहते हैं क्योंकि ये ऑडिबल है, मतलब ये हम सुन सकते हैं। हमारे कान में ये जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं, वो हमारे ब्रेन में रिकॉग्नाइज होता है। आवर ईयर्स कैन हियर दिस वेव्स। तो ये ऑडिबल साउंड क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या होते हैं? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो इसे अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। जो हमारी ह्यूमन ईयर है ये उसे सुन नहीं सकता, बट कुछ कुछ एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, बैट वो ये से सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को ये सुन सकते हैं। और ये जो वेव होती है ये वाइब्रेशन होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू अगर वाइब्रेशन होती है तो उसे इस मेथड से बनाया जाता है। तो मेथड क्या है? गैल्टन्स व्हिसल। तो गैल्टन्स व्हिसल मेथड किस लिए यूज होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड बनाने के लिए यूज होती है। ओके, और ये क्या है? ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव दे कंटेन ए लॉट ऑफ एनर्जी। तो इस साउंड वेव में जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ भी है, तो इसलिए बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रांसमिट हो सकता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है अल्ट्रासोनिक वेव का? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा, ह्यूमन ईयर इसे सुन नहीं सकता, बट कुछ कुछ एनिमल्स जैसे कैट, बैट, डॉग ये सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू गैल्टन्स व्हिसल में इसे बनाया जाता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है एंड बहुत ज्यादा एनर्जी है, शॉर्ट वेवलेंथ है, तो ये लंबे डिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव की ये प्रॉपर्टीज हमें जानना होगा। नेक्स्ट क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव यूज कहाँ होती है? तो यूज सबसे पहले क्या होती है? सिग्नल भेजने में। अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजने में ये यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ सी। सबमरीन पे सबसे ज्यादा यूज होती है। तो सबमरीन क्या पानी के नीचे रहता है? अब पानी के नीचे हम लोग लाइट से तो देख नहीं सकते, तो वहां पे अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज किया जाता है।
जो साउंड है उसको ये मान लीजिए कोई एक सबमरीन है, इसके आगे कुछ कुछ, यहाँ पे कुछ कुछ चीज है, 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 यहाँ पे और एक सबमरीन बैठा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे और एक सबमरीन है, तो ये जो सबमरीन है ये अपना सोनार छोड़ता है, मतलब जो साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड है वो इसे ऐसे छोड़ते हैं। तो ये जो सोनार वेव है, साउंड वेव है, ये यहाँ से बैक करेगा, ये यहां से भी बैक करेगा, यहां से भी बैक करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में छोड़ा है, और मैक्सिमम जगह यहां पे लगेगा। देन क्या होगा, इस जगह से जो साउंड होगा वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये उसे कैच करता है, सबमरीन फिर से इसे कैच करता है। तो जो रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ और जो असली वेवलेंथ था, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे पता चलता है सामने क्या है, कि यहाँ पे पहाड़ टाइप कुछ है, छोटा सा एक ऐसे छोटा फेसल है जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, या फिर कोई सबमरीन है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये अल्ट्रासाउंड वेव से पता चलता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है उससे पता चलता है, ठीक है। तो सी डेप्थ को एक्सप्लोर करने में यूज होता है, ऐसे रिसर्च जो वेसल्स होते हैं जो रिसर्च करने के लिए यूज होती है वो भी ऐसे ही प्रोसेस यूज करता है। नेक्स्ट क्या है, इन क्लीनिंग प्रीसियस क्लोथ्स, कपड़े को साफ करने में, कपड़े में जो गंदगी लगा रहता है वो गंदगी क्या होता है, ये आप अल्ट्रासाउंड वेव से इसे धो सकते हैं, इसे मतलब हटा सकते हैं। एयरक्राफ्ट, वॉच पार्ट, ये सबको साफ करने में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हम कह रहे थे, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स कहाँ पे रहते हैं, घड़ी पे भी रहती है, तो उसको भी साफ करने में अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, चिमनी से गंदगी हटाने के लिए, हार्मफुल कोई अगर बैक्टीरिया है दूध के अंदर उसको साफ करने के लिए, आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए, और ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फीटस एग्जामिन करने के लिए, पेट के अंदर जो बच्चा है उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड हम यूज करते ही है, तो वो क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। टू एग्जामिन द स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी एंड ब्रेक देम, तो हमारे किडनी में अगर कोई पथरी होती है, अगर कोई स्टोन होती है, तो उसको चेक करने के लिए, उसका लोकेशन कहाँ है वो समझने के लिए, और उसे तोड़ने के लिए भी साउंड यूज हो सकता है। अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये साउंड की स्पीड क्या है, मैक नंबर क्या है, उसकी अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये अब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउंड की स्पीड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है, और जो मीडियम है वो जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम के दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम की इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जो मीडियम के अंदर पार्टिकल है ये इधर 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 कितना दूर तक मूव कर सकता है, दैट इज इलास्टिसिटी। और दूसरा है एक पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है, डेंसिटी कितना है। डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो बहुत जल्दी जल्दी वो प्रोपागेट कर सकता है, जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। अगर डेंसिटी कम है तो उसको प्रोपागेशन में टाइम लगेगा। इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है तो जल्दी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, इलास्टिसिटी अगर कम है तो प्रोपागेशन अच्छे से नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, स्पीड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, जो सॉलिड है उसमें स्पीड मैक्सिमम है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम है, गैस में सबसे कम है, क्योंकि गैस की डेंसिटी सबसे कम है, गैस की इलास्टिसिटी सबसे कम है, ठीक है। तो जो साउंड है उसका स्पीड हवा में 332 मीटर पर सेकेंड है, वाटर में 1 किलोमीटर से भी ज्यादा जल्दी जा सकता है, 1483 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1.48 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी जल्दी जा सकता है। और वैसे आयरन के अंदर 5130 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 किलोमीटर से भी ज्यादा, 5 किलोमीटर से भी ज्यादा जल्दी ये आयरन के अंदर से जा सकता है पर सेकेंड में।
5 किलोमीटर से भी ज्यादा जल्दी जा सकता है। ओके, तो जिस मटेरियल की डेंसिटी जितना ज्यादा हो रही है उस मटेरियल के अंदर उतनी जल्दी जल्दी पहुंच रहा है। ओके, तो अगर साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करता है तो उसकी जो स्पीड है और वेवलेंथ है वो दोनों चेंज हो जाती है। स्पीड एंड वेवलेंथ ये दोनों चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी की कोई चेंज नहीं होता। तो इसीलिए जो हम रेडियो ट्रांसमिशन में यूज करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है, कौन से फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसीवर है वो एक कोई ऐसे सॉलिड मशीन है और हवा के थ्रू जब जा रहे हैं तो उसमें साउंड की स्पीड कुछ और एक है। जो सिग्नल में साउंड को पकड़ा जाता है उसका हो सकता है कोई और मीडियम है, या फिर जो रेडिएट कर रहा है साउंड उसका कोई अलग मीडियम होगा। तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड हो सकता है। इसीलिए जब चेक किया जाता है या फिर जब साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कोई भी मीडियम पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो जैसे हम रेडियो में अगर बात करते हैं, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस पे बात कर रहे हैं, आर्मी का हमने बहुत बार फोटो देखा है, वो ऐसे सैटेलाइट फोन में यूज करते हैं, तो वो कैसे यूज करते हैं, साउंड की फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो साउंड की स्पीड कोई भी मीडियम पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं करता है तो ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसके ऊपर इफेक्ट करता है। फर्स्ट प्रेशर देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं। तो प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। आप कितना भी प्रेशर दो, कोई भी कुछ भी करो, प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये आपको याद रखना है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर का, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन द मीडियम स्पीड ऑफ साउंड कैन इंक्रीज। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो सकता है। तो एक डिग्री की सेल्सियस के जो चेंजेस है उसके लिए साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे ये जो स्पीड है वो साउंड का 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, ह्यूमिडिटी। द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो जो ह्यूमिड एयर है जिसमें पानी की चांसेस है, जो वाटर वेपर होती है, अगर वाटर वेपर पानी में हवा में ज्यादा है तो वो ह्यूमिड है, अगर वाटर वेपर कम है तो वो ड्राई एयर है। तो वाटर वेपर जब ज्यादा रहता है, ह्यूमिड रहता है, तो ह्यूमिड कंडीशन में डेंसिटी कम रहती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ह्यूमिडिटी में साउंड ज्यादा जल्दी पहुंचता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज हायर इन ह्यूमिड देन ड्राई एयर। तो ह्यूमिड एयर में साउंड की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि कोई साउंड कितना जोर से हो रहा है या फिर सॉफ्ट हो रहा है उसे कहा जाता है। दिस इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द लाउडनेस लेवल इज द फोन। तो फोन नाम है जो मेजरिंग यूनिट है। नेक्स्ट आते हैं पिच। पिच मतलब क्या होती है, साउंड कितना थिक है या फिर थिन है वो पता चलता है। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है मतलब पिच ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो मतलब पिच कम है। जैसे नॉर्मली ये कहा जाता है फीमेल वॉइस जो होती है, लड़कियों की जो वॉइस होती है उसमें पिच ज्यादा होती है, तो इसलिए वो बहुत जोर से चिल्ला सकते हैं। बट जो मेल्स के होते हैं उनके पिच नॉर्मली कम रहता है। ठीक है, उनकी लड़कों की आवाज इसलिए भारी ज्यादा होती है, राइट।
तो हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड द हायर द पिच, ये अभी हमने बताया, और थिनर द साउंड, तो वो ज्यादा थिन होती है। एट द सेम टाइम व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज लो, पिच इज लो एंड साउंड इज थिक, तो थिक मतलब ये भारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ड्यू टू व्हिच वी फील द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स ऑफ इक्वल लाउडनेस एंड इक्वल पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि पीछे की जो नॉइज है वो कम है, लाउडनेस कैसा है, पिच कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन नंबर, सीक्वेंस एंड रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ हार्मोनिक नोट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्वालिटी मतलब क्या है कि कुछ कुछ ऐसे आवाज आते हैं फोन में जब हम बात करते हैं, तो कभी बहुत बहुत आसपास की नॉइज आती है, ऐसे घर 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 करके कुछ आवाज आती है, मतलब उसका क्वालिटी खराब है, उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। अब कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है बहुत अच्छे से आवाज सुनाई देता है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस है वो सारे नहीं है, ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि एट एनी पॉइंट द मीडियम इज इक्वल टू द एनर्जी पासेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पर साउंड थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ दैट पॉइंट। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मीडियम में जो एनर्जी पास कर रहा है वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर तो है ही, बट पर सेकेंड में एक पर यूनिट एरिया में कितना पॉइंट पे जा रहा है उसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहा जाता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक ऐसे मीडियम के थ्रू साउंड जा रहा है, ओके, तो इस टाइम में एनर्जी भी जनरेट हो रही है, तो जो एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया में कितना पर सेकेंड में कितना पास कर रहा है, वो उसका जो कैलकुलेशन है उसे इंटेंसिटी कहा जाता है। द यूनिट टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज बेल, इसे बेल कहा जाता है। इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो बेल ज्यादा होती है, तो वैसे सिमिलरली स्मॉलर यूनिट है डेसिबल, ओके, जो 1/10 है बेल का, और दूसरा और एक है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी कहा जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये होता है इंटेंसिटी का मेजरमेंट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो जिसका सोर्स जितना पास है इंटेंसिटी उतना ज्यादा है, और ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके साथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ डिस्टेंस के साथ ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा बड़ा, डेंसिटी जितना ज्यादा बड़ा, और ये क्या है एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा है, और डिस्टेंस जितना कम होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आप क्या देखना है कि मैक्सिमम हियरिंग लिमिट क्या होती है। तो इंसान के लिए मैक्सिमम हियरिंग लिमिट होती है 95 डेसिबल तक, उसके आगे ह्यूमन जो ईयर है वो सुन नहीं पाता, इस इंटेंसिटी से ज्यादा ऊपर ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रेडिक्टेबल नॉइज जो होती है उसे देखा जाए, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में 70 डेसिबल होती है, कॉमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल होती है, जो रेसिडेंशियल एरियाज है उसमें 55 डेसिबल्स होते हैं, एंड क्वाइट जोन में 50 डेसिबल्स होते हैं। तो ये जो डिवीजन है ये आपको याद रखना है। और जैसे कि मान लीजिए एरोप्लेन जा रहा है तो उसमें 120 डेसिबल है, बहुत जोर से कान में लगता है। अगर ऊपर से कोई एरोप्लेन जा रहा है तो बहुत जोर से कान में लगता है, क्यों? क्योंकि 120 डेसिबल तक हो जाता है, राइट।
तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। लाउडनेस ऐसा है जिससे हमें पता चलता है कि साउंड जो है वो लाउड है कि सॉफ्ट है, मतलब उसमें एक्चुअली कितना जोर से हम बोलते हैं ना, कितना जोर से बात कर रहा है, तो वो लाउड कितना है या फिर सॉफ्ट कितना है, वो है लाउडनेस। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, तो वो एनर्जी का जो मेजरमेंट है इंटेंसिटी उसे देखते हैं। ठीक है, कितना कितना एनर्जी के साथ कोई साउंड जा रहा है। ओके, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर्स ईयर, तो हमारे कान में लाउडनेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जोर तक सुन सकते हैं, बट इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता लिसनर के ईयर के ऊपर, वो मैकेनिकली मापा जाता है, वो किसी के कान में अपने हिसाब से नहीं डिसाइड होता। नेक्स्ट आते हैं इको। इको का क्या मतलब होता है कि बेसिकली ये मान लीजिए एक बॉक्स बज रहा है, डीजे बज रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे डीजे बज रहा है, हर कोई नाच रहा है। ओके, तो हर और जो डीजे से साउंड जा रहा है वो हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब ऐसा हो सकता है ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, तो हर डायरेक्शन में गया है। बट अब हो सकता है कि इतने दूर कोई एक दीवार है, ये घर का दीवार है, तो ये जो डीजे है ये ऐसे दीवार तक पहुंचेगा, दीवार के पहुंचने के बाद वेव जब है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करके ये वापस जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस जा रहा है, तो जो वापस हमें साउंड सुनाई दे रहा है उसे इको कहा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इको। जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट करता है आफ्टर हिटिंग ए सॉलिड टावर, माउंटेन और घर का दीवार एट ए डिस्टेंस, तो वो रिफ्लेक्टेड जो साउंड होती है उसे इको कहा जाता है। लिसनर्स टू हियर इको मिनिमम 17 मीटर्स बिटवीन रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब किसी एक इंसान को अगर इको सुनना है तो जहां से इको हो रहा है और लिसनर, मतलब हो सकता है कि मेरे सामने दीवार है और मेरे बीच में मिनिमम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, उससे अगर कम हो तो आपको इको सुनाई नहीं देता। इसलिए अगर बहुत लंबा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें कोई बात कर रहा होता है तो हमें इको सुनाई देता है, अदरवाइज नहीं सुनाई देता। The effect of sound on the ears lasts for 10 सेकेंड, और जो साउंड वेव होती है वो सॉलिड सरफेस में कोलाइड करते हैं, देन वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें फेस की कोई चेंजेस नहीं होता। तो फेस की हमने बात किया था कि पॉजिटिव फेस है, ऊपर की तरफ है कि नीचे तरफ है, लेफ्ट की तरफ है तो या फिर राइट की तरफ है। तो इक्विलिब्रियम से कोई पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कहा जाता है। तो अब इसमें क्या होती है कि जो साउंड वेव है उसमें कोलाइड होने के बाद फेस की कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज हर्ड ओवर ए ग्रेटर डिस्टेंस एट नाइट देन डे। तो नॉर्मली क्या होती है, जब रात हो जाती है तो रात के टाइम पे बहुत दूर तक हमें आवाज सुनाई देता है, दिन में उतना आवाज नहीं आता, क्योंकि एक तो नॉइज नहीं होता, दूसरा ये क्या है कि साउंड कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरे जगह पे रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमें बहुत दूर तक सुनाई देता है। नेक्स्ट आते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट बेसिकली ये है कि मान लीजिए ये एक सोर्स है, ये एक डीजे बज रहा है, ठीक है, ये धूमधाम से डीजे बज रहा है, तो ये डीजे यहाँ पे है। अब मान लो वहां 1 किलोमीटर दूर से कोई आदमी चल के आ रहा है, ठीक है,
तो कोई लोग अगर चल के आ रहा है तो तब क्या होगा, ये भी लोग चल के आ रहा है और ये जो डीजे है ये भी ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो डीजे भी आगे आ रहा है, ये आदमी भी सामने जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये इन दोनों के मूवमेंट की वजह से जिस फ्रीक्वेंसी में साउंड बज रहा था, जिस फ्रीक्वेंसी में ये डीजे बज रहा था, जो साउंड सुनाई दे रहा था, जो वेवलेंथ पे सुनाई दे रहा था, वो अब चेंज होता रहेगा इस आदमी के कान में। ये आदमी चल के जा रहा है, इस आदमी के कान में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। एक ये बज रहा है, दूसरा ये आदमी के कान में किसी कुछ और चीज आवाज आ रहा है। तो ये दोनों की जो वेवलेंथ की चेंजेस होती है उसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। डॉपलर इफेक्ट वेव की प्रॉपर्टी है, ये साउंड की ओनली प्रॉपर्टी नहीं है, ये लाइट का भी प्रॉपर्टी है। जो लाइट वेव्स होती है, जो सनलाइट होती है, उसका भी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है डॉपलर इफेक्ट। साइंटिस्ट डॉपलर जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया था और वो लाइट में ही डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम डॉपलर इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इफ द सोर्स साउंड सोर्स और द लिसनर्स इज मूविंग, तो साउंड सोर्स वो डीजे था और लिसनर जो आदमी था, ये दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साउंड की चेंज होने लगती है। और जो आदमी है वो क्या करते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट साउंड सुनते हैं। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसे भी सुनते हैं और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सुनते ही है, साथ साथ में दूसरा एक फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देता है क्योंकि वो डीजे मूव कर रहा है इस वजह से। तो इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ये साइंटिस्ट डॉपलर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ठीक है। तो साउंड की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक है रेजोनेंस, मतलब क्या होती है कि मान लीजिए ये एक आपने किसी जगह पे साउंड बनाया, ठीक है, ग्लास में आपने आवाज किया तो वो आवाज ऐसे टिंग करके आवाज हुआ और वो आवाज बज रहा है। अब क्या होता है कि आप अगर ट्यूनिंग फॉर्क को, ट्यूनिंग फॉर्क मतलब जिसमें ऐसे आवाज करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, साउंड सुनाई देता है। तो इसको अगर आप इसके पास लेके जाएंगे तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। ये जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं रेजोनेंस। जब नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, वो दूसरे के वाइब्रेशन को ड्राइव करता है, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला ऑब्जेक्ट ये था, इस पे आपने आवाज लगाया तो ये वाइब्रेट करने लगा। इसको आप अगर इसके पास लेके गए तो ये भी वाइब्रेट कर रहा है। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक वाइब्रेशन, और ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है रेजोनेंस। किस लिए होता है, एक्सेसिव एम्पलीट्यूड, तो इसमें एम्पलीट्यूड और भी बढ़ता है तो ये और भी जोर से बजता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। नेक्स्ट है साउंड इंटरफेरेंस। मतलब क्या होती है, डीजे बज रहा है, एक डीजे बज रहा है तो ठीक है, दो डीजे अगर बज रहा है और दोनों का वेवलेंथ दो अलग अलग वेवलेंथ पे बज रहा है तो एक्चुअल जो डीजे का आवाज होगा वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साउंड इंटरफेरेंस। When two sound waves of the same frequency or amplitude reach at a point simultaneously, तो साउंड की जो एनर्जी होती है वो रिडिस्ट्रीब्यूटेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एनर्जी है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अगर दोनों सेम फेज पे रहा तो वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो जो साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो वहां पे मैक्सिमम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक इंटरफेरेंस। मतलब क्या है, दोनों वेवलेंथ सेम फेज में है। ये जो पार्टिकल्स है दोनों ही पार्टिकल सेम फेज में आ रहा है। जब ये भी नीचे है ये भी नीचे है, जब ये ऊपर है ये भी ऊपर है, जब ये नीचे है नीचे है, ये ऊपर है ये ऊपर है। तो जो दोनों का जुड़ के जो फ्रीक्वेंसी हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक इंटरफेरेंस। अब अगर ऐसा होता कि एक
ऐसे बज रहा है, दूसरा ऐसे बज रहा है, तो इसका फेज और इसका फेज ऑपोजिट है इन दोनों का। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कैसे आएगा, रिजल्टेंट ऐसे हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे को तो अपोज कर देगा ना, तो क्रॉस होता रहेगा। तो ये जो कंडीशन है इसे कहते हैं ट्रॉपिक इंटरफेरेंस। और जब दोनों ऑपोजिट फेज में रहते हैं, मतलब ये फेज और ये फेज दोनों ऑपोजिट में, इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हमने दोनों टाइप का देखा, अगर सेम फेज में होता है तो ट्रॉपिक इंटरफेरेंस, अगर दोनों अलग फेज में होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब आते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये क्या होता है, साउंड की जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर के आसपास है, तो जो ऑब्स्टैकल होता है, अगर सेम मैग्नीट्यूड की ऑब्स्टैकल हमने साउंड के पाथ में रख लिया, तो साउंड जो है वो इस एज से टर्न आउट हो जाता है, ये दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और दूसरे डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है और यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए आपका डीजे है, यहां से साउंड ऐसे ऐसे जा रहा है, आप इसके सामने आपने एक स्टॉपर लगा दिया है, तो ये ऐसे ऐसे जाता रहेगा और यहाँ पे अगर ये आदमी बैठा हुआ है इसको कोई आवाज नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन होके ऐसे दोबारा वापस जा रहा है साउंड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिफ्रैक्शन कह रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आप आते हैं मैक नंबर। तो मैक नंबर बेसिकली क्या होती है, साउंड, ये एक रेशियो है किसकी, साउंड की स्पीड कोई भी एक मीडियम में जैसा हो और वैसे ही सेम कंडीशन सेम प्रेशर में। तो अब आते हैं मैक नंबर को देखते। तो मैक नंबर एक रेशियो क्या है, तो ये रेशियो बेसिकली है ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और साउंड की स्पीड क्या है, ये जो रेशियो होती है इसे मैक नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन मतलब सेम टेम्परेचर होनी चाहिए, सेम प्रेशर होनी चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन सेम रहा तो कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और उस मीडियम में साउंड का स्पीड क्या है, इस रेशियो को मैक नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो मैक नंबर अगर 1 है तो उसे अगर मैक नंबर एक को हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड दोनों सेम है। अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो मतलब वो हाइपरसोनिक या फिर सुपरसोनिक होती है। अब इस पे हम डिटेल्स में देख लेंगे। जो मैक नंबर से अगर 1 है तो जो बॉडी की मूवमेंट हो रही है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं, मैक नंबर अगर लेस देन 1 है तो वो सबसोनिक है। सोनिक मतलब साउंड, सब मतलब कम। अगर 1 से 5 के बीच में है मैक नंबर तो दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। और अगर मैक नंबर 5 से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक। और ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म कहां पे यूज होती है, मिसाइल्स में यूज होती है। तो दीज आर मिसाइल्स। जैसे सबसोनिक मिसाइल क्या है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर मिसाइल जो इंडिया के पास है, ये सारे इंडिया की बात कर रही हूँ। तो मतलब क्या है, उसका स्पीड 1 मैक से कम है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच में है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बेसिकली अभी टेस्टिंग कंडीशन में है। हाइपरसोनिक मिसाइल अभी भी इंडिया के पास नहीं है। तो
मिसाइल्स में नॉर्मली हमें ये सारे टर्म्स देखने को मिलता है, ठीक है। मैक नंबर अगर 1 के कम हुआ तो वो सबसोनिक मिसाइल है, अगर 1 से 5 के बीच में हुआ तो वो सुपरसोनिक है, अगर 5 से ज्यादा हुई तो वो हाइपरसोनिक है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है बिकॉज बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सी सबसोनिक मतलब मैक 1 से कम है, ट्रांसोनिक मतलब मैक 1 है, सुपरसोनिक मतलब जो है 1 से 5 के बीच में है, हाइपरसोनिक 5 से ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना होगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप साउंड के ऊपर और कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। साउंड का एक बहुत बड़ा हमारी यूजफुलनेस ये है कि हमारे मिसाइल सिस्टम्स में यूज होती है। इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म में साइंस यूज होती है। एक चीज हमें याद रखना है कि साउंड अगर बहुत ज्यादा होता है तो जैसे कि 95 डेसिबल हमारी हियरिंग होती है, तो उससे ज्यादा अगर होता है तो उस कंडीशन को साउंड पॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब साउंड बहुत ज्यादा है, एंड अगर साउंड कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा है तो हमारे हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाना। अगर किसी के हार्ट कमजोर है या फिर तबीयत खराब है तो एक्सट्रीम कंडीशन में हार्ट अटैक या डेथ तक भी हो सकता है। एनवायरमेंट के ऊपर भी साउंड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हार्मफुल इम्पैक्ट है। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंज हो जाता है, प्लांट के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो साउंड पॉल्यूशन का कई सारे इम्पैक्ट है, इसको हमें याद रखना है। तो कुछ चीजें आज हमने देख लिया है, इसे जरूर याद रखें। अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उससे आप बात कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।